हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और इस चैनल में हम आगे पॉलिटी के एक नए टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटी के नए टॉपिक के बारे में चर्चा करें तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, अर्थात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ये विषय हमारे भाग 5 संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 74 के अनुसार दिया गया है। अर्थात 74 के अनुसार क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 74 में कि सब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अर्थात अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 73 की बात करें तो अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार किया गया है, अर्थात उसके बारे में बताया गया है। अर्थात इसमें क्या लिखा है, जिन विषयों में संसद को शक्ति बनाने की शक्ति है, संसद को कानून या विधि बनाने की शक्ति है और किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को जो शक्तियाँ प्राप्त होती है वो सारी शक्तियाँ कार्यपालिका में निहित होगी। और कार्यपालिका का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। लेकिन 42वां और 44वां संविधान संशोधन इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। कैसे कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय की बात है। तो इसमें क्या किया गया कि 1976 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। अर्थात मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी राष्ट्रपति को उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। लेकिन मोरारजी देसाई सरकार जो 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करें, 76 की बात करें सॉरी, तो इसके अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना उसके लिए बाध्यता नहीं है, वह एक बार केवल मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके आगे हम अनुच्छेद 75 के बारे में बात करें। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, अनुच्छेद 75 के अनुसार 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। दल बदल का दोषी व्यक्ति उस लोकसभा की कार्यकाल में नया चुनाव जीते बिना मंत्री नहीं बन सकता है। अर्थात यह बात करते हैं जो भी व्यक्ति जो सांसद चुना गया है और दल बदल का दोषी माना गया है, ये पाया गया है, तो वह उस कार्यकाल में तो क्या है कि दोबारा चुनाव बिना जीते मंत्री नहीं बन सकता। अर्थात दल बदल का दोषी उपचुनाव के बाद ही मंत्री बन सकता है, उससे पहले मंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 आया, इसके अनुसार क्या था, 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया। इसके अनुसार लोकसभा में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और विधानसभा में भी यह कुल सदस्यों की संख्या 15% मंत्री ही गिने जाएंगे और इसमें मुख्यमंत्री को भी गिना जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का केवल 10% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। राज्यों में यदि मंत्रियों की संख्या कम होती है तो न्यूनतम 12 मंत्री तो होने ही चाहिए। इसमें एक मुख्यमंत्री और 11 मंत्री होंगे, अर्थात कुल 12 मंत्री नियुक्त होंगे। तो इस तरह हमने देखा 91वें संविधान संशोधन 2003 के क्या प्रावधान थे। इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद को भी गिना जाएगा। अब मंत्रियों के बारे में बात करते हैं। यह संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको लर्न करना चाहिए, याद करना चाहिए। मंत्रियों के बारे में बात करें, यदि किसी भी व्यक्ति को बिना चुनाव जीते ही मंत्री बनाया गया है तो वह 6 महीने में मंत्री को अर्थात 6 महीने में मंत्री को सांसद बनना आवश्यक है, अन्यथा उनका मंत्री पद खत्म हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद धारण कर सकते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह मेरी परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद हम मंत्रिमंडल के बारे में बात करें। जब मंत्रिमंडल के बारे में बात करें तो मंत्रिमंडल शब्द भारत के संविधान में पहली और एकमात्र बार अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था।
मंत्रिपरिषद के कुछ महत्वपूर्ण पदों के मंत्रियों का समूह ही मंत्रिमंडल कहलाता है। कभी कभी परीक्षा में ये पूछा जाता था कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया, लेकिन अब जान गए कि अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया और वहाँ क्या लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बाद ही आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, अर्थात हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लगभग 20 से 25 होती है। मंत्रिमंडल में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी संख्या 20 से 25 होती है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता। मंत्रिमंडल का तो निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंत्रिमंडल में की संख्या तो सदस्य संख्या की 15% होगी। आगे हम अनुच्छेद 77 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 77 में क्या लिखा गया है कि भारत सरकार के कार्यों के संचालन का उल्लेख किया गया है कि भारत के कार्यों का संचालन किस प्रकार किया गया, भारत सरकार कार्यों का संचालन किस प्रकार करेगी उसका उल्लेख किया गया है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसके नाम से प्रयोग की जाएगी, राष्ट्रपति के नाम से प्रयोग की जाएगी, अर्थात राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के नाम से और संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। कार्यपालिका के कार्यों का सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है और मंत्री को कार्य आवंटन कर सकता है। तो इस तरह हमने मंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में देखा। इसके तहत 4 प्रकार के मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री जो स्वतंत्र प्रभाव हो जिनके पास, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो 4 प्रकार के मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनके बारे में हम विस्तृत विवरण संसद वाले टॉपिक के अंदर करेंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। इनका कार्यकाल 2019 से दूसरा कार्यकाल था और अब 2024 में इनका तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने तीसरे कार्यकाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का पहला कार्यकाल 2014 से 2019, 2019 से 2024 तक दूसरा और 2024 से इनका तीसरा कार्यकाल जारी है। प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। वो मुख्यमंत्री 2001 से 2014 तक रहे थे। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारत के सभी प्रधानमंत्री की सूची की बात करें तो पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सबसे अधिक अवधि तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं, जो 16 वर्ष और 286 दिन तक प्रधानमंत्री बनते हैं और इनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु होती है। गुलजारी लाल नंदा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? गुलजारी लाल नंदा। स्क्रीन को रोककर आप इनकी अवधि के बारे में देख सकते हैं कि इन्होंने कब से कब तक अवधि तक प्रधानमंत्री का कार्य किया। इसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं। इनके समय भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, उसी समय इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके बाद वापस इनका इंतकाल हो जाता है तो गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर इंदिरा गांधी जी की बात करें तो ये भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। फिर उनके बाद मोरारजी देसाई भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे, अर्थात 81 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बनते हैं और पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जिन्होंने कार्यकाल में अपने त्यागपत्र दिया था। इसके बाद चरण सिंह जी आते हैं। चरण सिंह जी पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो कभी संसद गए ही नहीं थे, अर्थात जिस अवधि के दौरान वह प्रधानमंत्री बनते हैं उसमें संसद का कोई सत्र चल ही नहीं रहा था, तो वो कभी संसद गए ही नहीं। तो पहले प्रधानमंत्री बनते कौन? चरण सिंह जी, और उससे पहले उनका त्यागपत्र दे दिया जाता है। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री बनती है, पहली महिला बनती है जो 2 बार प्रधानमंत्री बनी है। फिर उनके पुत्र राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री, अर्थात 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर वीपी सिंह पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद से हटाना पड़ा था। फिर चंद्रशेखर जी ये समाजवादी पार्टी से संबंधित प्रधानमंत्री थे। फिर टीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। फिर एचडी देवेगौड़ा जनता दल से संबंधित थे। इंद्र कुमार गुजराल अटल बिहारी वाजपेयी वापस प्रधानमंत्री बनते हैं, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं जिन्होंने अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया।
फिर मनमोहन सिंह जी भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर नरेंद्र मोदी जी जो अपने तीसरे कार्यकाल को पूर्ण कर रहे हैं, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं जिन्होंने तीसरी बार लगातार कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं भारत के उप प्रधानमंत्री के बारे में। उप प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है, अर्थात संविधान में इस प्रकार के पद का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता है। भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी हैं। भारत के सर्वाधिक काल तक बनने वाले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत के ऐसे उप प्रधानमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने वो हमारे मोरारजी देसाई जी और चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी देवीलाल जी की बात करें तो भारत के एकमात्र ऐसे उप प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं, वो है चौधरी देवीलाल जी। अनुच्छेद 78 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचित करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों के बारे में सूचना दें, कि जैसे मंत्रिमंडल जो भी निर्णय करेगी उस निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को वह सूचना देगा। कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति संघ की प्रशासनिक और विधायी कार्यों से संबंध में सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री से प्रशासनिक और विधायी जो भी कार्य होते हैं उनके बारे में सूचना मांग सकता है। यदि किसी मंत्री ने मंत्रिपरिषद के विचार किए बिना कोई निश्चय या निर्णय किया है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि वो मंत्रिपरिषद में इस पर विचार करे। अर्थात यदि कोई मंत्री परिषद में विचार किए बिना कोई निर्णय ऐसा ले लेता है और मंत्रिपरिषद उनकी बात नहीं सुन रही है तो राष्ट्रपति से बात कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बात करेगा कि भैया इसकी बात सुन लो, तो राष्ट्रपति उसकी बात सुनेगा और मंत्रिमंडल के अंदर या मंत्रिपरिषद के अंदर उसका विचार रखेगा। फिर बात करते हैं छाया मंत्रिमंडल या शेडो कैबिनेट के बारे में। छाया मंत्रिमंडल, शेडो कैबिनेट क्या है? ब्रिटेन की एक परंपरा है। ब्रिटेन में विपक्षी दलों के द्वारा छाया कैबिनेट की घोषणा की जाती है ताकि जनता वास्तविक कैबिनेट और शेडो कैबिनेट के बीच में तुलना कर सके कि हमने जो सरकार चुनी है वह अच्छी है, ये जो हमारी शेडो कैबिनेट है वह अच्छी है। और इस सरकार पर नैतिक दबाव बनाने के लिए छाया मंत्रिमंडल या शेडो कैबिनेट बनाया जाता है। इसके बाद बात करें किचन कैबिनेट की। किचन कैबिनेट के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री उसके मुख्य सलाहकार किचन कैबिनेट कहलाते हैं। किचन कैबिनेट एक अनौपचारिक शब्द होता है जो मीडिया के द्वारा उछाला जाता है। गैर मंत्री भी किचन कैबिनेट के सदस्य हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे उप प्रधानमंत्री की सूची, अब तक कौन कौन इस पद पे रहे। अर्थात सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल जी, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। देशी राज्यों को भारत में इन्होंने मिलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। उसके बाद मोरारजी देसाई जी पहले उप प्रधानमंत्री बनते हैं जो प्रधानमंत्री बने। बॉम्बे के मुख्यमंत्री भी रहे थे, वित्त मंत्री भी रहे। इसके बाद चौधरी चरण सिंह जी, ये किसानों के अधिकार को इन्होंने उठाया, जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। जगजीवन राम जी, ये एक दलित नेता थे जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया। यशवंत राव चव्हाण, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे। चौधरी देवीलाल जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इनके सहयोग से शुरू हुई थी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अर्थात एनडीए में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो बीजेपी की एक सबसे बड़ी अलायंस है। लालकृष्ण आडवाणी जी, तो यह अंतिम उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो इस तरह हमने प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और इनसे संबंधित जो भी उपबंध थे संविधान के अंदर लिखे हुए थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे वीडियोस को लाइक करें। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें ताकि इस मुहिम को अर्थात ज्ञान को बांटने की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।